संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है साथ संगत। आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वीर नाम का एक मजदूर आदमी साथ संगत जी, वीर नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी साथ संगत जी शोभा और एक 10 साल के बेटे सोहन के साथ रहता था। साथ संगत जी, वीर बहुत ही ईमानदार और सीधा सीधा आदमी था। साथ संगत जी, साथ संगत जी, तुम तो जानते ही हो बरसात शुरू हो गई है। पिछले बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे साथ संगत जी। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा साथ संगत। बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। तुम सही कहती हो शोभा, पिछली बार की बरसात ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। साथ संगत जी, शोभा, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे और अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर वीर अपने मालिक के पास चला जाता है। साथ संगत, मालिक तो जानते ही हो इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। साथ संगत जी, बरसात शुरू हो गई है। घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। साथ संगत जी, पिछली बरसात में तो मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन इस बार सामान रखने से मना कर दिया है। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो साथ संगत बारिश के पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। साथ संगत जी, मालिक मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। वीर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। साथ संगत, इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए साथ संगत मुझे इस फैक्ट्री को बंद करनी होगी। साथ संगत जी, तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। साथ संगत, मालिक ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा। मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। वीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। साथ संगत जी, जब धंधा ही चौपट हो गया है तो मैं तुम्हें कैसे कहाँ से पैसे दूंगा। वीर, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। साथ संगत, बेचारा वीर मायूस होकर अपने घर पर चला जाता है। साथ संगत जी, शोभा, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस बरसात में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। साथ संगत, मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसीलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। साथ संगत जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। साथ संगत, ऐसी बरसात में कहाँ काम लें। साथ संगत, पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं आ रहा है। साथ संगत जी, छत की मरम्मत कैसे होगी। शोभा, तुम परेशान मत हो, मैं कल जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की मरम्मत भी करवा देंगे। साथ संगत, अगले ही दिन सुखदेव साथ संगत
काम की तलाश में निकल जाता है साथ। उसकी नज़र एक बनी के गोदाम पर पड़ती है साथ। उसने सोचा यहाँ जाकर पूछना चाहिए, इस गोदाम में मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर बीर उस गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? हमारी दुकान पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है। तुम किस तरह से काम कर रहे सकते हो? सासंग जी, सेठ जी, मैंने अपने खेतों में काम किया है और निर्माण कार्य में भी। सासंग जी, मेरे पास अच्छा अनुभव है, मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार। कृपा करके मुझे एक मौका दे दीजिए, आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। सासंगत जी, मैं बहुत परेशान और मेहनत करने वाला हूँ सासंगत। सासंगत जी, मेहनत से तो हर कोई काम करता है। यहाँ खेती काम नहीं होता, बल्कि गाड़ी से बोरे उतार कर सासंगत जी कर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उतार कर ग्राहकों को देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल देखो, अभी हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है साथ संगत। अगर भविष्य में कोई जगह होगी तो हम तुम्हें ज़रूर बता देंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे साथ संगत जी लेकिन साथ संगत जी अभी के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। अभी ये सुनकर वीर मायूस हो जाता है साथ संगत और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वीर जगह जगह काम ढूंढने लगता है। काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वीर को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसीलिए वह सोचता है, पूरा दिन हो गया लेकिन कोई काम नहीं मिला साथ संगत। साथ संगत जी, मैं शोभा से कितने विश्वास से कह कर आया था कि आज ज़रूर छत की मरम्मत का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा, नौकरी भी चली गई है। इस पर मेरी मदद कर, बेचारी शोभा मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है साथ संगत। साथ संगत जी, वीर वीर थक हार कर चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी वीर से एक आदमी कहता है, आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ आने का खतरा भी है। भाई, कैसे बात कर रहे हो? ईश्वर ना करे ऐसा हो। अगर 1 महीने लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगे साथ संगत, और गरीब लोग का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ तुम्हें। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं साथ संगत, जिससे अखबार ज़्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है साथ संगत। अरे होगा, वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितना बारिश हुई थी साथ संगत। अरे मेरी दुकान भी चूने लगी थी साथ संगत। इसीलिए अखबार में छपी बातों पे ध्यान व्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रह सकें साथ संगत। वीर को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला आता है साथ संगत। वो अपनी पत्नी से कहता है, शोभा, मैंने हर जगह काम तलाश किया लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं साथ संगत।
सास संगत जी, अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से सोहन की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन शोभा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। फिर मैं सास संगत जी सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में सोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वीर, अगर सोहन को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ शोभा, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, हम सास संगत जी विशाल के घर चलते हैं। वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों सास संगत जी विशाल के घर की ओर चल पड़ते हैं। वीर जोर जोर से विशाल का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे विशाल घर से बाहर आता है, वीर सास संगत जी विशाल से कहता है, विशाल, सास संगत जी, भाई, मेरा बेटा सोहन बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वीर, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरी हालत भी कोई अच्छी नहीं है। अरे, घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और कमाई उतनी है ही नहीं जितने खर्च हैं सास संगत। इसीलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वीर, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ सास संगत। लेकिन भाई, मैं भी मजबूर हूँ। विशाल भाई, ये केवल पैसे की बात नहीं, ये मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। क्या तुम बाइक मेरी सास संगत जी इस गंभीर स्थिति में मेरी सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया सहायता के लायक नहीं है? वीर, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद की हालत इस समय सही नहीं है सास संगत। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर विशाल घर के अंदर चला जाता है सास संगत। विशाल की पत्नी सास संगत जी विशाल से कहती है, कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे, मेरा दोस्त वीर था। उसका बेटा सोहन बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए, लेकिन वीर तो बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है। फिर तुमने उसने पैसे उधार देने से मना क्यों कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और बात रही दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फ़ायदा होता है। सास संगत जी, सास संगत जी, चलो मानो अगर मैंने उसे पैसा उधार दे भी दिए तो वह मेरा पैसा लौटाएगा क्या? कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसके बेटों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो। वो जाने, उसकी पत्नी जाने, और मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं। कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए। मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ही ले डूबे।
अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। सास संगत जी, वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी है। उधर वीर परेशान बेबस था सास संगत जी। सास संगत जी, उसने सभी जानने वाले से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। सास संगत जी, लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि वो खुद ही परेशान है, कुछ ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है सास संगत जो उसकी मदद कर सके। तभी सोहन अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड से मेरा पूरा शरीर काँप रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। बच्चा मरने को तैयार है, मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के, कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। सास संगत, जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकते ना। मैं ऐसा मत कहिए, तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। विशाल मुखिया जी के घर पहुंच जाता है सास संगत। सास संगत जी मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। सास संगत जी, मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सास संगत जी, अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सास संगत जी, वीर तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता यार, दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। करीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं सास संगत, लेकिन वीर मुझे यह कहते हुए और भी ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है सास संगत, और गांव वालों ने एक नया धंधा बना लिया है, मुंह उठाएं पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रख के गया हो। सास संगत, यहाँ माफ़ करना सास संगत जी, वीर मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पा रहा हूँ। सास संगत, ये गांव में और भी बहुत से लोग हैं सास संगत, वैसे मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब आपने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। सास संगत, अब तो ईश्वर ही की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर वीर अपने घर की ओर निकल जाता है सास संगत, और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो किसी भी का साथ नहीं देता सास संगत। सुख फिर ये सोच ही रहा था सास संगत, उसे बहुत तेज चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा सास संगत, और फिर बेहोश हो गया। सास संगत जी, उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने वीर को बेहोश देखा तो उसे वीर पर दया आ गई। अरे ये तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है, मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यह बेसहारा और कमज़ोर है। सास संगत, भला आदमी वीर को उठाकर ले जाता है और वीर की खूब सेवा करता है।
कुछ ही देर में वीर को होश आ जाता है। यह मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर पर जा रहा था साथ संगत, फिर यहाँ कैसे आया हूँ? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा साथ संगत। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना साथ संगत जी। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरे इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो वीर, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। सासंगत जी, हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू भी देखे हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है सासंगत। सच में, क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सासंगत, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है साथ संगत। मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है साथ संगत, जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं साथ संगत। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं आखिर उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा था, अचानक मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे भी कुछ याद नहीं साथ संगत। अब आँख खुली तो तुम मेरे सामने हो। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी वीर को बहुत सारे पैसा देता है साथ संगत। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बच्चे साथ संगत जी हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे लौटा देना। पर भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो साथ संगत। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो ज़रूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया साथ संगत। अपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को दिखाओ साथ संगत। वीर जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाते हैं साथ संगत। कुछ ही दिनों में वीर का बेटा ठीक हो जाता है। एक दिन शोभा वीर से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? शोभा, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था साथ संगत। मैंने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया साथ संगत। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। साथ संगत जी, तुम सही कहते हो। वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। शोभा, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम क्या करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं,
जिसमें हम गोभी के पराठे बेचा करेंगे। तुम तो जानती ही हो मैं कितने स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती हूँ। सास संगत जी, तुम सही कहती हो शोभा, गोभी के पराठे हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देंगे। सास संगत जी, वीर बाजार जाकर पराठे बनाने के सारे सामान ले आता है और फिर वो अगले दिन ही गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देता है। सास संगत, अरे भैया वीर, गोभी के पराठे बेचने शुरू कर दिए। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक पराठा खिलाओ, देखो तो सही पराठे कैसे बनते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी गोभी का पराठा देता हूँ। ये लो भैया गोभी का पराठा, जल्दी से खाकर तो बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वो आदमी गोभी का पराठा खाता है तो खाता ही रह जाता है। सास संगत जी, उसे गोभी के पराठे इतने अच्छे लगते हैं कि वो 4 पराठे खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया था पराठा में, पेट तो भर गया लेकिन मन ही नहीं भरा है। सास संगत, ऐसा मन करता है कि 2-3 पराठे और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, कहीं पता चले मज़े मज़े में पेट खराब हो गया है। सास संगत जी, वीर के गोभी के पराठे बहुत ही फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से लोग पराठे खाने आने लगते हैं। ये बात गांव के सरपंच के कानों तक पहुंच जाती है तो वो तुरंत वीर की दुकान पर चला। अरे वाह वीर, सास संगत, वीर बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कह रहा था कुछ दिनों पहले पैसे उधार मांगता, फिर कह रहा था सास संगत एकदम इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास, तो इतनी बड़ी दुकान खोल ली। मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सास संगत हर किसी का ख्याल रखता है वह। अरे बात तो बहुत ही ज्ञान की कर रहा है। तेरे गोभी के पराठे का नाम बहुत सुना है, जरा 1-2 पराठे मुझे भी खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। शोभा मुखिया जी को पराठे। सास संगत जी, जैसे ही मुखिया शोभा के हाथ के पराठे खाते हैं वो तो शोभा की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही लजीज पराठे हैं वीर, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है। सास संगत जी, भाई मानना पड़ेगा, ऐसे पराठे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ, तुम्हारे पराठे के कितने रुपए हो गए। अरे मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हो, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते, ये तुम्हारा काम है। काम में ईमानदारी दोस्ती होती है। सास संगत, अगर सास संगत जी, अगर गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सास संगत, मेरे मुखिया वीर को पैसे देकर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सास संगत, एक दिन जब वीर अपने घर होता है तो उसका दोस्त विशाल आता है। सास संगत जी, वीर तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, घर में एक पैसा भी नहीं है सास संगत, जिससे मैं उसकी सास संगत जी इलाज करवा सकूं। तुम ही तो हो, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। सास संगत जी, विशाल भाई तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। वीर विशाल को पैसे दे देता है। सास संगत जी, विशाल ने यह तो सोचा था जैसे मैंने उसे पैसे उधार दिए थे, सास संगत जी वीर मुझे भी पैसे उधार नहीं देगा, लेकिन वीर ऐसा नहीं था। सास संगत, उसके घर जो भी मदद के लिए आता था वे सभी की मदद करता था।
ये सब देखकर विशाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो वीर से कहता है, साथ संगत, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, मैंने तुम्हारे साथ संगत जी सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारी हालत का मजाक बनाया। साथ संगत, मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था। साथ संगत, लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। साथ संगत, मैंने देखा कि पैसे, साथ संगत जी, ऐशो आराम की दुनिया की कितनी छोटी और अस्थायी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। साथ संगत, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे माफ़ कर दो वीर। अरे भाई विशाल, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया यह तो मेरा फर्ज था। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के कठिन समय में साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। साथ संगत जी, तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वह निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। साथ संगत, ये समझना कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कई ज़्यादा होती है। साथ संगत, यही तो असली माफ़ी है। इसीलिए मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ और यही सबसे बड़ी सजा भी है कि तुम्हें ये समझ में आ गया। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। साथ संगत, विशाल अपने घर चला जाता है। वीर अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। साथ संगत, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी के उधार पैसे उसे दे आऊं। साथ संगत, तुम सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी कि साथ संगत, उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ संगत, अब तुम उसके पैसे लौटा आओ। साथ संगत जी, वीर उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। साथ संगत जी, जब सुबह घर पहुंचता है तो उसे वह भला आदमी नहीं मिलता। साथ संगत, उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। साथ संगत, वीर उससे कहता है, अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो बहुत ही दयालु था। अरे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं रह रहा हूँ। अरे मुझे पूरा याद है, ये आदमी इसी घर में रहता था। साथ संगत, मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातें से मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता। अब यहाँ से जाओ और मुझे काम करने दो अपने। साथ संगत घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, शोभा, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वो मुझे भला आदमी लेकर गया था ना, वहाँ मुझे वो नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वो 20 साल से उस घर में रह रहा था, उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता था। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकती हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? साथ संगत, अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ पर करीब 3 घंटे तक रुका था। साथ संगत, लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही जोर देकर कहा कि वो 20 साल से वहाँ पर रह रहा है और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता।
मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही है साथ संगत हमें वो मदद मिली थी। उसके बाद वीर ज़रूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है साथ संगत। कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। साथ संगत जी, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करने चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार।